तो बात करते हैं समास के बारे में। तो समास जानते हैं क्या होता है, तो शब्दों के मेल को ही हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। संधि हमने पढ़ा था, संधि और समास में क्या अंतर होता है। संधि जो हमारी थी वो क्या थी, वर्णों के मेल से बनती थी, है ना, वर्णों को जोड़ के बनती थी। समास क्या है, वो हमारा शब्दों के है, ठीक है, शब्दों के मेल को कहते हैं। तो ये अंतर आप याद रखिएगा, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है 1 नंबर में कि शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं, ठीक है। शब्दों के मेल को समास कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। तो शब्दों के मेल के समास कहते हैं, तथा क्या कहते हैं कि इसके अलावा जो हमने ध्वनियाँ पढ़ी थी यानी वर्ण, मैंने आपको बता दिया कि इनको संधि कहते हैं। अब बात करते हैं समास। समास में क्या होते हैं, 2 पद होते हैं। समास में क्या होता है, 2 पद होते हैं। जैसे समास है तो इसके 2 पद होते हैं। एक क्या होता है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है, ठीक है, उत्तर पद होता है। तो इसके 2 पद होते हैं, पूछते हैं। तो ये हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद, समास, ठीक है। अब आगे बात करते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं, कैसे क्या पढ़ते हैं, ठीक है, या कितने टाइप के होते हैं। देखिए आप ऐसा समझिए, मास कितने होते हैं, मास यानी मंथ, मंथ कितने होते हैं, 12, 12 का हाफ कर दो यानी 6। तो सिंपली हम निकाल सकते हैं कि जो हमारे समास होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। अब इन 6 में भी हम जानते हैं कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा तत्पुरुष होता है, दूसरा हमारा अव्ययी भाव होता है, ठीक है, तीसरा बहुब्रीहि होता है, चौथा द्वंद्व समास होता है, पांचवा कर्मधारय होता है और छठा द्विगु समास होता है, ठीक है। तो ये हमारे 6 जो है वो समास होते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं, अगर बात करते हैं कर्मधारय और द्विगु समास की, तो ये तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आता है। किस तरीके से इसको मानते हैं, तत्पुरुष में ही, तत्पुरुष का ही है ये कर्मधारय और द्विगु समास। क्यों, क्योंकि इसमें जो है दोनों में उत्तर, जो ये तीनों समास हैं इनमें क्या होता है, उत्तर पद की प्रधानता होती है। तत्पुरुष का है तो इसमें कारक चिन्ह जिनको हम परसर्ग भी कहते हैं, इनके प्रयोग से बनाए जाते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तो पहला हमने स्टार्टिंग से जान लिया। तो पहला हम देखते हैं क्या होता है। पहला हमारा अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारा होता है तत्पुरुष। तीसरा हमारा होता है द्विगु। इसके अलावा चौथा क्या होता है, कर्मधारय। पांचवा होता है द्वंद्व, ठीक है, द्वंद्व। छठा होता है बहुव्रीहि, ठीक है, बहुव्रीहि ऐसे लिखते हैं। कभी कभी शुद्ध वर्तनी में भी पूछ लेता है कि बहुव्रीहि कैसे लिखते हैं, ठीक है। द्वंद्व भी आप देख लीजिएगा, द्वंद्व ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो अब एक एक समास को हमने समझ लिया कि समास कितने होते हैं। समास 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी हमने समझ लिया है। इसके अलावा तत्पुरुष समास के अंतर्गत कौन कौन से समास होते हैं वो भी हमने समझ लिया है। कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं, ठीक है। इन तीनों में क्या होते हैं, ये जो है इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है। अब बात करते हैं एक एक समास के बारे में, हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा समास कौन सा है, वो अव्ययी भाव समास है, ठीक है, अव्ययी भाव समास। देखिए चाहूँ मैं आपको किताबी लैंग्वेज में बता सकती हूँ, लेकिन मैं आपको नॉर्मल बिल्कुल ईजी तरीके से बता रही हूँ। आपको किताब उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अव्ययी भाव को पहचानने का सबसे आसान तरीका यही होता है। पहला क्या होता है कि इसमें जो है पूर्व पद की प्रधानता होती है, ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है, नंबर 1। सेकंड क्या होता है, इसमें अव्ययी भाव है तो इसका जो पूर्व पद है, यानी अव्ययी भाव समास में तो इसका जो पूर्व पद होगा वो प्रधान रहेगा। इसके साथ साथ जो है जो पूर्व पद रहता है वो अव्यय होगा। अव्यय क्या होते हैं, कैसे पहचानते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वो मैंने अपनी वीडियोज़ में डाल रखा है। आप मेरा उपसर्ग और प्रत्यय वाला वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने छोटा सा जो 4 टाइप के होते हैं वो मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा दिया, तो वहाँ से आप उसको ईजिली पढ़ लीजिएगा। तो आप जानते हैं तो अव्यय क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो जो पहला पद होता है वो उसको प्रधानता होता है। तो अव्यय मैंने बताया, जैसे आप, आ होता था। इसके अलावा उप होता है, यथा होता है, ठीक है, यथा है, आ है, उप है। तो ये जो सारे अव्यय वाले होते हैं जिनमें उपसर्ग होते हैं, तो ये जो अव्यय वाले होते हैं ये सारे अव्ययी समास होते हैं। जैसे पूछ लेगा आजन्म में कौन सा समास है, तो आजन्म में क्या हो जाएगा, आ क्या है, अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा।
इसी प्रकार से पूछेगा कि क्या कहते हैं आमरण में कौन सा समास है, तो ये भी हमारा अव्ययी समास हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। इसके अलावा पूछेगा यथाक्रम में कौन सा है ना, यथाक्रम में कौन सा है, तो ये भी अव्ययी भाव हो जाएगा क्योंकि पहला पद जो है वो हमारा अव्यय है। इसके अलावा पूछेगा उपकूल में कौन सा समास है, यानी उपकूल में कौन सा समास है। ये सारे उदाहरण आए हुए हैं जो मैं करवा रही हूँ। तो उपकूल, तो उप क्या है, ये अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। पूछ लेगा कि क्या है पुनरुक्ति। अब इसके अलावा भी देखते हैं कि पुनरुक्ति यानी कि जो शब्द 2 बार आते हैं वो भी अव्ययी भाव होते हैं। जैसे पूछ लेगा कि धीरे धीरे में कौन सा समास है, ठीक है। रातों रात में कौन सा समास है, रातों रात बहुत पूछता है ये, तो धीरे धीरे रातों रात, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। तो पहला नियम हमारा क्या था अव्ययी भाव में, पहला पद क्या रहेगा, पहला पद जो है वो उसकी प्रधानता रहती है। दूसरा क्या रहता है, मैंने आपको बताया कि कोई भी शब्द 2 बार आता है यानी शब्दों की पुनरुक्ति होती है, ठीक है। शब्दों की पुनरुक्ति होती है तो वो भी अव्ययी भाव होता है। तीसरा हम मेन और इम्पॉर्टेंट जान लेते हैं, जो कि बहुत ही, आपको किताबी लैंग्वेज का नहीं बता रही हूँ मैं, बहुत ईजी तरीके से बता रही हूँ कि किताबी में बहुत लंबी डिफिनीशन लिखी होती है, ठीक है। पहला आप ऐसे ट्रिक तरीके से समझिए, पहला पद जिसमें अव्यय होगा और पहले पद की जिसमें प्रधानता होगी अव्यय के साथ, वो हमारा होगा। दूसरा 2 शब्द आ जाएंगे, रातों रात, धीरे धीरे, हाथों हाथ, खटाखट, फटाफट, ये वाले सारे शब्द हमारे अव्यय हो जाएंगे। तीसरा समझते हैं क्या था हमारा, तीसरा में हम जानते हैं कि यदि किसी नदी का नाम हो और उसके आगे क्या दिया हो, संख्या हो, तो वो भी अव्यय भाव होता है। जैसे पूछ लेगा सप्त सिंधु, ठीक है। अब ये सप्त सिंधु लगा के आप द्विगु समास मत लगा दीजिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि द्विगु क्या होता है, वो संख्यावाची आता है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे नदी आया है तो नदी के नाम के पहले अगर संख्या जोड़ देते हैं तो वो भी अव्ययी भाव हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हमेशा पूछता है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आप जो है अव्ययी भाव को समझिएगा, कभी भी लाइफ में आपका अव्ययी भाव समास गलत नहीं होगा। नेक्स्ट समास की हम बात करते हैं तो वो है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास बहुत ही बड़ा है। बड़ा मीन्स कि इसमें जो है क्या होता है, जो हमारे परसर्ग होते हैं, परसर्ग यानी जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है, कारक चिन्ह, उनसे हम बनाते हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, है ना, अपादान से अलग होने के अर्थ में, तो ये जो हमारे कारक चिन्ह होते हैं इनके मेल से बनता है। तो पहला इसी तरीके से हम, जैसे कारक चिन्ह होते हैं हमारे, तो कर्ता ने कर्म को, है ना, तो इसमें क्या होता है, कर्ता का तो नहीं होता है लेकिन कर्म तत्पुरुष से शुरुआत होती है इसमें। तो पहला हमारा कौन सा जो तत्पुरुष समास में हो जाएगा, तो ये कर्म तत्पुरुष हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। अब कर्म तत्पुरुष का जो चिन्ह होता है तो क्या, कर्ता ने कर्म को, तो इसका जाहिर सी बात है इसका जो चिन्ह हो जाएगा को हो जाएगा। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे दिया होगा। पॉकेट मार दिया है, जैसे पॉकेट मार, तो पूछ लेगा, पॉकेट मार में पूछ लेगा यानी पॉकेट को मारने वाला, सिंपल पूछ लेगा पॉकेट मार में कौन सा है, तो आप लगा दीजिएगा तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर तत्पुरुष समास में भी पूछ लेगा कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप लगा सकते हैं कि जो है कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम समास विग्रह इसका करेंगे तो हो जाएगा पॉकेट को मारने वाला, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो सिंपल को आ गया है तो ये हमारा कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, तो करण तत्पुरुष हो जाएगा। दूसरा क्या है, करण तत्पुरुष, ठीक है। करण तत्पुरुष का क्या होगा, तो इसका जो चिन्ह होता है वो से होता है, के द्वारा होता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा, तो हाथ के द्वारा लिखा गया यानी हस्तलिखित हो जाएगा, हस्तलिखित। तो इसका समास विग्रह क्या करेंगे, तो हाथ के द्वारा लिखा गया, तो के द्वारा आ गया तो ये इसके द्वारा लिखा गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये करण तत्पुरुष हो जाएगा। आगे देखते हैं क्या हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, संप्रदान के लिए होता है, ठीक है, इसका चिन्ह। अब इसमें कैसे लगाएंगे, तो राह खर्च हो गया, राह खर्च हो गया, तो राह खर्च को कैसे बचाएंगे, राह के लिए खर्च,
ठीक है, तो के लिए आ गया तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। इसी के साथ समझते हैं अपादान। अपादान से अलग होने के अर्थ में अपादान तत्पुरुष, ये सारे कारक चिन्ह के ही हैं। अपादान तत्पुरुष, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पथभ्रष्ट। पूछेगा सिंपली पथभ्रष्ट में कौन सा समास है, तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट पथभ्रष्ट में तो ये हो जाएगा पथ से भ्रष्ट, ठीक है, तो ये पथभ्रष्ट हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, ठीक है, तो ये संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। तो जैसे आ गया राजाज्ञा, राजाज्ञा है तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? राजा की आज्ञा, ठीक है, तो यानी संबंध का की के होता है तो राजा की आज्ञा हो गया। अब पढ़ते हैं इसका जो होता है लास्ट, तो क्या होता है? अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह क्या होता है? तो अधिकरण में पर होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नरसिंह, नरसिंह, तो क्या हो जाएगा? नरो में सिंह, ठीक है, तो ये में और पर इसका चिन्ह होता है, ठीक है, तो ये हमारे तत्पुरुष समास हो गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट समास हम पढ़ते हैं कर्मधारय समास, ठीक है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, जो हमारा तत्पुरुष समास था इसमें भी उत्तर पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय में भी क्या था, वो हमारा उत्तर पद की प्रधानता होती है, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और जो उत्तर पद होता है ये क्या होता है? विशेष्य होता है, ठीक है, विशेष्य होता है। अब देखते हैं इसमें क्या था, सेकंड पद की प्रधानता थी और क्या था कि पहला पद हमारा विशेषण था, दूसरा हमारा विशेष्य था। समझते हैं इसके बारे में। इस पद में क्या था, उत्तर पद प्रधानता मैंने आपको बताया, जैसे नील कमल है, नील कमल, तो ये क्या हो गया? विशेषण हो गया, ये विशेष्य हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको जो है निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम द्विगु समास के बारे में। तो देखिए द्विगु, द्विग से जैसा ही समझ के आ रहा है कि कोई भी अंक है, तो द्विग यानी कि हमारा ये संख्यावाचक होता है, ठीक है। जिस समास का पहला पद जो है, देखिए दो पद होते हैं, पहला पद होता है और दूसरा पद होता है, ठीक है, जिसको हम उत्तर पद कहते हैं। तो जो पहला पद होता है ये क्या होता है? पहले पद में संख्या होती है, यानी जिस समास का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और अगला पद विशेष से हो तो ये द्विग समास होता है, ठीक है। कैसे होता है एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे दिया हो चौराहा, तो ये क्या हो गया? पहला पद हमारा क्या हो गया? संख्यावाची हो गया और ये विशेषण है, यानी और ये राह यानी चार राहों का समूह, ठीक है, राह, तो ये चौराहा हो गया। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि पहला पद तो संख्यावाची हो गया लेकिन वो विशेषण है और दूसरा पद विशेष से है, ये विशेष से है, तो इस तरीके से हम द्विग समास को निकाल लेंगे। और क्या होता है, द्विग समास की एक पहचान ये भी होती है कि वो किसी समूह को दर्शाता है, ठीक है, ये किसी समूह को दर्शाएगा। जैसे त्रिफला हो गया, त्रिफला में 3 फल का समूह होता है। ऐसे ही पंचवटी होता है तो 5 वृक्षों का समूह होता है, ठीक है। इस तरीके से हम द्विग समास को पहचान सकते हैं। बाकी मैंने द्विग समास में आपको पंचगंगा, द्वियमुनम, सप्त सिंधु आए, ये इसमें नहीं रखेंगे, ये हमारा अव्ययी समास में चला जाएगा। बाकी हमारे ये द्विग समास में ही आएंगे संख्या वाले, तो ये बहुत ही ईजी होता है पहचानना, ठीक है। अगला समझते हैं क्या होता है। अगला समास हमारा कौन सा है? अगला समास हमारा जो है वो द्वंद्व समास है, ठीक है, द्वंद्व समास है। लिखा कैसे गया है ये भी आप इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में भी क्या होता है कि उभय पद यानी इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, तो वो शब्द क्या कहलाता है? वो द्वंद्व समास कहलाता है। यानी इसमें जो प्रथम पद था और उत्तर पद था ये दोनों ही इसमें जो है प्रधान होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, बोल दिया राधा कृष्ण, तो इसमें क्या हो गया? ये दोनों पद प्रधान है, इसमें दोनों पद की अपनी अलग अलग विशेषता है ना, दोनों ही पद प्रधान है, तो ये राधा कृष्ण बन गया। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? ये सिंपली द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसको कैसे पहचानते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे एक दूसरे के अपोजिट भी होते हैं, जैसे दिन रात हो गया,
दिन रात हो गया। अब वो राधा कृष्ण में भी था, एक नारी थी एक पुरुष था, और क्या था, दिन रात हो गया, काला सफ़ेद हो गया। इस तरीके के जो एग्जाम्पल होते हैं ये द्वंद्व समास के ही अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही द्वंद्व समास की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या रहता है, विलोम रहता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा क्या रहता है, दोनों ही सेम रहते हैं और एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं, यानी विलोम शब्द रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब इतरेत्तर द्वंद्व भी होते हैं इसमें और समाहार द्वंद्व भी होते हैं। इतरेत्तर में क्या होता है, वो और लगा होता है, और जो समाहार होते हैं जैसे कहा सुनी, रुपया पैसा, आटा चावल रोटी का, इस टाइप के जो शब्द होते हैं ये भी जो है ये पूरे समास में द्वंद्व समास के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा पढ़ते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। बहुब्रीहि, ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगाते हैं। तो बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें भी दोनों, इसमें क्या कहते हैं, उस वाले में दोनों समास, जो द्वंद्व समास है उसमें दोनों पद जो है वो क्या कहते हैं, दोनों पद की अपनी विशेषता होती है, यानी दोनों पद ही प्रधान होते हैं। लेकिन बहुब्रीहि में क्या होता है, दो पद मिलकर जब किसी अन्य पद की विशेषता बतलाती है, यानी इसमें कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है, दोनों पद मिलके किसी तीसरे की विशेषता बताते हैं। ठीक है, यानी ये दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं और दोनों मिलते भी हैं तो क्या करते हैं, किसी थर्ड की विशेषता बताते हैं। ठीक है, किस तरीके से, एग्जाम्पल देखते हैं हम। गजानन हो गया, गजानन हो गया, तो गज आनन, गजानन हो गया, तो गजानन अगर इसका हम वो करते हैं समास विग्रह, तो गजानन क्या है, वो गणेश जी का पर्यायवाची है। ठीक है, गणेश जी का है। तो इसने क्या किया, ना इस पद, ना गज की मतलब गज आनन, ना ही गज की इम्पोर्टेंस है ना आनन की है, दोनों की ही विशेषता नहीं है, लेकिन तीसरा इन दोनों से मिलके जो बने हैं गणेश जी, इनका अलग अर्थ निकल के आ रहा है, तो क्या हो गया, तीसरे पद की प्रधानता हो गई, तो ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, चतुरानन हो गया, चतुरानन, चतुरानन, ठीक है, कि इसकी चतुरानन किसे कहते हैं, तो वो ब्रह्मा जी को कहते हैं, है ना, ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो गया, ये हमारा तीसरा पद हो गया। ऐसे ही पंचानन होता है तो इसकी प्रधानता हो गई। तो इस तरीके से षष्ठ पद हो गया, एक षष्ठ पद आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है षष्ठ पद। षष्ठ पद ये भी हमारा हो गया। षष्ठ पद माने क्या होता है, तो ये भौरा होता है, ये भी बहुब्रीहि जो समास है उसको दर्शाता है। इसी प्रकार से इसके और भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो तीसरे पद को दर्शाता है। जैसे हाँ, अभी मैंने आपका एक शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, वो आपके लिए होमवर्क है, मुझे ज़रूर उस वीडियो पे क्लिक करके जाइएगा और देखिएगा कि एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि मैंने पीताम्बर खरीदा, लिख देती हूँ, मैंने पीताम्बर खरीदा और मैंने पीताम्बर की पूजा की। इसमें से कौन सा कर्मधारय है और कौन सा जो है बहुब्रीहि समास है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपने अच्छे से मेरे द्वारा बताए गए इन समास को पढ़ा है तो आप इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर दे देंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी आपकी कोई क्वेश्चन है या किसी भी तरीके का आपका डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है बताने की, बाकी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।